अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज कतर की, जहां पे दोहा पे इजराइल की जानिब से मुतअद्दिद हमले किए गए हैं और लड़ाका तैयारों के जरिए बताया जा रहा है कि ये हमले किए गए हैं जिसमें हमास की सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया गया है। मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, इजरायली सोर्सेज मीडिया के जरिए ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमास के तकरीबन 5 लीडर्स को जो है वो इन हमलों में निशाना बनाया गया है। लेकिन जो कतरी मीडिया है या हमास से जुड़ा जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि इन हमलों के अंदर जो लीडरशिप है वो महफूज रही है। ज़हन में रखिएगा कि ये हमला उस वक्त किया गया है जब फ़लस्तीन के हवाले से आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहस होनी है, राय शुमारी होनी है और एक बड़ा फैसला मुतवक्के है। ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं, इन हमलों की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्लीयरेंस दी गई थी और उसके बाद ये हमले किए गए हैं। कतर की जानिब से इसके ऊपर शदीद रिएक्शन आया है और कतर के दफ्तर खारजा ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। साथ ही साथ तुर्की की जानिब से भी जो है इस हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। इस हालिया हमले के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब, किस तरह देख रहे हैं इजरायली इस जहारियत को कि कतर के अंदर जो है वो ये टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है इजराइल की जानिब से? देखें, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इजराइल इस जंग को जो उसने आज से 2 साल पहले शुरू की थी गाजा में, उसको और एक्सपैंड कर रहा है। और ये एक लिहाज से जिसको कह सकते हैं एक प्रेसिडेंट हमला था एक खुद मुख्तार मुल्क के अंदर। देखिए, दोहा की जो एक हैसियत है वो ये थी कि हमेशा से कि वहाँ पे इस किस्म के अमन मज़ाकरात होते थे, इसमें फ़लस्तीनी भी होते थे। उसके आपको याद होगा कि मुख्तलिफ और जो यहाँ तनाज़े हुए थे उनका जो है जितने भी मज़ाकरात होते थे वो दोहा में होते थे। अब जो है इस तरह से हमला करके 2 चीज़ें हुई हैं कि ये उस वक्त किया गया है जबकि हमास जो है वो तकरीबन जो है वो तैयार था कि एक सीज़फायर के जो भी फॉर्मूला दिया गया था उस पर। लेकिन बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि इजराइल जो है किसी भी सूरत में किसी भी अमन मुआहदे के ऊपर तैयार नहीं है, ना ही वो सीज़फायर करने के लिए तैयार है। अब इसके असर हैं। अब ये तो कहा, ये नेतन्याहू का जो बयान आया उसमें तो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं, वो किसी की सिर्फ ये फैसला इजराइल का था। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जितने भी हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से इस किस्म के, या जो है गाजा पे जो एक जेनोसाइडल वॉर चल रही है, वो बगैर अमेरिका की मर्जी और सरपरस्ती के नहीं हो सकते थे। और आपको याद होगा कि अभी चंद दिनों पहले ट्रंप ने एक धमकी भी दी थी कि जो है आखिरी मौका है हमास को कि वो जो है उनकी वो जो भी उनकी तरफ से तजावीज़ दी गई थी उसको मान दे। अब बात ये आती है कि देखें, जो जितनी भी रुकावट आई है सीज़फायर के लिए हो या जो है किसी भी मुआहदे पे, वो इजराइल की तरफ से आई। और ये बस साफ जाहिर है कि इजराइल की इस पर जो राइट विंग गवर्नमेंट है, खासतौर पर नेतन्याहू का, तो वो तो एक ऐसा लगता है कि वो उनका जंगी जुनून जो है वो सर चढ़ा हुआ है। और जो असल में पूरी इजराइल की जो पॉलिसी अब साफ नजर आती है वो जो है सिर्फ गाजा का मसला नहीं है, वो सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि एक जो इनकी सोच थी राइट विंग इजराइलीज की कि एक ग्रेटर इजराइल का, तो वो लगता ये है कि उसी पे अमल दरामद हो रहा है। और यकीनी तौर पे जो एक अमेरिका की सरपरस्ती और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एक खामोशी है उसने जो है इसको और ज़्यादा इम्प्यूनिटी की है। और फिर उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि जो खुद मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनकी जो खामोशी है, क्रिमिनल जो एक लिहाज से खामोशी है, उसकी वजह से भी इजराइल को ये तमाम हौसला मिला है। अब देखें कि इस हमले के बाद क्या होता है, क्योंकि ये हमला एक अरब मुल्क से हुआ है और जो है वो मुल्क है जो कि जिसके एक लिहाज से दफाई मुआहदा है जो गल्फ कंट्रीज का एक है, उसका एक हिस्सा है। अब क्या देखते हैं कि अब की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। सऊदी अरेबिया की तरफ से एक सख्त बयान तो आया है, लेकिन उस सख्त बयान की कोई हैसियत नहीं रहती है कि अगर फर्ज कीजिए इजराइल जो है इस तमाम हमले के बावजूद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके आगे चल के इस किस्म के हमलों को कोई और रोक सकता है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब गुफ्तगू करने के लिए। जाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बैनुल-अक़वामी मामलात की जहाँ पे बात हो रही है तो वहीं पे अब कुछ बात करते हैं नेपाल की, जहाँ हालिया हफ्ते के दौरान सियासी और समाजी हलचल ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। दारुल हुकूमत काठमांडू समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला जारी है। ये मुजाहरे जो 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती पाबंदी के रद्द-ए-अमल में शुरू हुए, अब मुल्क में बढ़ती हुई बदउनवानी और अक़रबा परवरी के खिलाफ नौजवानों के गमो गुस्से की अक्कासी कर रहे हैं।
आज वजीर आजम KP शर्मा ओली के मुस्ताफ़ी होने और काबीना के 3 अरकान के इस्तीफे के बावजूद मुजाहिरीन का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। अब तक कम से कम 21 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जो इस एहतजाज की शिद्दत को जाहिर करती है। ये मुजाहरे श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में होने वाले हालिया एहतजाजी तहरीकों से मिलते जुलते हैं, जहाँ नौजवान नस्ल ने मौजूदा निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। नेपाल में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों का घेराव किया और सोशल मीडिया पर नेपो बेबीज और नेपो किड्स जैसे हैशटैग्स के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। नेपो अकरबा परवरी की अलामती लफ्ज़ जो है वो समझा जाता है, जो अशराफिया की जानिब से अपने ख़ानदान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की निशानदेही करता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में सियासतदानों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी को नुमाया किया गया, जो आम शहरियों की मुआशी जद्दोजहद के मुकाबले में शदीद तज़ाद पेश करता है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बदउनवानी का खात्मा किया जाए और शफाफ निज़ाम कायम हो। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। इस वक्त नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नेपाली सहाफ़ी नम्रता शर्मा। नम्रता, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों के ऊपर यह एहतजाज कर रहे हैं, लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर यह एहतजाज कर रहे हैं। नेपाल के दारुल-हुकूमत में आखिर ये हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे? एक्चुअली नेपाल में काफ़ी दिन से पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स करप्शन स्कैम में इन्वॉल्व हुआ न्यूज़ निकल रहे थे। डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का एकदम इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकल रहा था। डिफरेंट करप्शन लाइक लैंड ग्रैबिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भूटनीज रेफ्यूजीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड डिफरेंट अदर स्टोरीज ऑफ करप्शन काफ़ी ज़्यादा निकल रहे थे। इसके कारण द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री काफ़ी नाराज़ थे। तो ये जेन जी जनरेशन ने वो फोटोज़ को भी वायरल करके क्यों ऐसा हो रहा है कि पीपल्स लीडर्स जो कंट्री को सर्व करना है, उनके पास इतना वेल्थ कहाँ से आया और उनके बच्चे इतना ये वेल्थ खर्च कर रहे हैं और हम लोग को के लिए पढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, हम लोग के लिए रोजगारी काम करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हम लोग देश छोड़ के बाहर लेबर वर्क करने के लिए जाना पड़ता है। और आपको मालूम ही है ये जनरेशन जी, जेन जी जो है, ये तो एकदम डिजिटल माध्यम यूज करते हैं, सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं। तो ये लोग अपने स्टोरीज, अपने जो डिस्कम्फर्ट है, डिससैटिस्फैक्शन है, सोशल मीडिया के मार्फत लोगों के तरफ वो लोग पहुंचाते थे। तो इसीलिए लोग स्ट्रीट में कल निकल गए थे 8 सितंबर में। और जैन जी एकदम पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, जब वो लोग यो पार्लियामेंट पहुंच गए और पार्लियामेंट के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे थे, तो उन लोग के ऊपर फायरिंग हो गया। तो फायरिंग होने के बाद 19 पीपल का डेथ हुआ कल 8 सितंबर में। और ये 19 पीपल जो डेथ हुआ है, ये सब बच्चे थे। तो जो बच्चे को मारा गया, तो फिर पूरा नेशन एकदम एंगर हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे बेटा बेटी, पोता पोती को क्यों मार रहे हैं। अच्छा नर्मदा, ये बताइएगा कि एक सवाल ज़हन में आता है कि ये सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ होगा, ज़ाहिर बात है इस पूरे प्रोटेस्ट को कोई ना कोई लीड कर रहा होगा। कौन क़यादत कर रहा था इन तमाम प्रोटेस्ट की, मुजाहिरों की? वेल एक्चुअली ये प्रोटेस्ट जो था, ये जनरेशन जी का ग्रुप्स है, ठीक, 5-6 ग्रुप है। वो लोग 28 के नीचे हैं, यंग पीपल है, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी काम भी कर रहे हैं, लेकिन 28 से नीचे है। और वो लोग जब व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहे हैं, वो लोग अपने जनरेशन में रख रहा है। अभी काठमांडू का मेयर एक यंग, वो मिलेनियम जनरेशन का है, जेन जी नहीं है, बट ही इज अ यंग पर्सन, बालन शाह करके है। तो पीपल लाइक हिम आर आल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर जनरेशन जी। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो कल निकला था स्ट्रीट में, वो जनरेशन जी का ही था। वो किसी ने उसको
लीड नहीं किया था, वो जनरेशन जी वही बच्चे लोग कर रहे थे। ठीक। लेकिन आज मुझे किसी लोगों से मुझे मेरा कांटेक्ट हुआ और वो लोग ने बोला कि प्रोटेस्ट तो हमको करना था, हमने किया करप्शन के अगेंस्ट और हमने अचीव भी किया, हम्म। लेकिन जो वैंडलिज्म जिस किस्म से हो रहा है वो हमारा प्लान नहीं था। कैसे हुआ वो हम नहीं बता सकते। अच्छा, नम्रता ये भी बताइएगा कि अब आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो अब इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं? क्या बांग्लादेश की तरह कोई टेम्प्रेरी सेटअप है, केयर टेकर सेटअप है? किस तरह हुकूमत चल रही है वहाँ पर? अब वो तो आना चाहिए, लेकिन क्या होगा कैसे होगा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, अभी नहीं मालूम। जैन जी का जब वो लोग मेन प्रोटेस्टर्स है, उन लोग का कहना था कि अभी जो करप्शन में नेम्ड हुए पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन लोग को गवर्नमेंट फॉर्म करने हम नहीं देंगे। ठीक। हम ऐसा गवर्नमेंट चाहेंगे जो हमारा जनरेशन का आवाज भी सुने, नेपाल और नेपाली पॉपुलेशन का वॉइस बने, नेपाल में डेवलपमेंट करे, यूथ जनरेशन को बाहर जाना ना पड़े, यहीं पढ़ने का शिक्षा और रोजगारी लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटीज नेपाल में ही मिले। हम्म। तो उन लोग का एक रोल मॉडल काठमांडू का मेयर भी है। सो एक्चुअली अब यहाँ कैसे क्या हो रहा है अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन द जनरेशन जी उसका इच्छा ये है कि यंगर जनरेशन को लीडरशिप में आना चाहिए, ठीक। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहिए और उस वो गवर्नमेंट को फिर इलेक्शन करके एक्चुअल गवर्नमेंट इन प्लेस रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया नम्रता शर्मा, सीनियर सहाफ़ी नेपाल से, काठमांडू से हमें ज्वाइन कर रही थी। तो सारी तफसीलात नेपाल में क्या सूरत हाल है उससे वो आगाह कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, जाहिर बात है बहुत से सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर मुआवजना किया जा रहा है पाकिस्तान और नेपाल की सूरत हाल का भी। क्या ये मुआवजना बनता है, क्या ये फेयर है या नहीं है, इस पर डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसकी सूरत हाल हमने आपको बताई। अब बहुत से लोग, जाहिर बात है सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस हो रही है, पाकिस्तान के साथ भी चीज़ों का मुआवजना किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 से 48 घंटे भी काफ़ी टेंस गुजरे हैं। अडियाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ, एक सहाफ़ी को जिस तरह ज़दोकोब किया गया, और आज सेनेट के इलेक्शंस हुए पंजाब असम्बली के अंदर, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कामयाब करार पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंतखाब का बाइकआउट किया। ये एजाज चौधरी साहब की नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी जिस पे ज़िमनी इंतखाब हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो इस इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कोई मुआवजना बनता है पाकिस्तान के हालात का? नेपाल में जो कुछ हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे, सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आबिद शेर अली साहब, पिछले 24 से 48 घंटों में जो भी सूरत हाल बन रही है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट का इलेक्शन भी बाइकआउट कर दिया, कौमी असम्बली की कामा कमेटियों का बाइकआउट कर चुके हैं, इजलासों का बाइकआउट किया जा रहा है, वो अपनी असम्बली बाहर लगा लेते हैं, और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर सार्फिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है मुआवजना कर रहे हैं नेपाल की सूरत हाल का पाकिस्तान के साथ। बनता है कोई मुआवजना आपके नज़र में? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई आपका। मैं समझ दूंगे पीटीआई ने जो नुकसान अपना माजी में असेंबली से बाहर आकर किया, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं ये लोग। और अगर ये असेंबलियों का हिस्सा रहते, असेंबली ना तोड़ते, पंजाब असेंबली भी इन्होंने तोड़ी, इन्होंने अपने हाथ पांव खुद काटे, इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। एक तरफ तो आप अपने आप को डेमोक्रेटिक फोर्स कहते हैं, एक तरफ आप नजरिया रखते हैं कि आप इंसाफ की जद्दोजहद करेंगे इनके नाम से, लेकिन वो दूर दूर तक इनके पास से नहीं गुजरता। जो माजी में इन्होंने इंसाफ का बेड़ा गर्क किया, जो पार्लियामान का बेड़ा गर्क किया, जो पार्लियामान और जो रियासती इदारों का इन्होंने तमस्कर उड़ाया, और पाकिस्तान की मईशत की तबाही के बाद ये नया सफर ये अपनी तबाही का शुरू कर रहे हैं। और पहले तो ये कह रहे थे कि जी, ये कभी कहते थे पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अनदर श्रीलंका, तो वो पाकिस्तान तो श्रीलंका नहीं बना। अब ये नेपाल के जरिए के साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये रियासत पाकिस्तान है, और ये
अल्हम्दुलिल्लाह 26 से 28 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, और इसमें कोई ऐसा नहीं कोई हो कि आप अपनी मर्जी से साफियों को मान लें, आप अपनी मर्जी से आइन तोड़ दें, आप अपनी मर्जियों से जजेस के फैसले करवा लें, आप अपनी मर्जी से नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले। ये तो उस वक्त कहते थे जी नवाज शरीफ इंसाफ से भागता है, अदालतों से घबराता है। नवाज शरीफ ने तो फिर अदालतों से घबराया नहीं, उसने तो अदालतों से फेस किया। ठीक। अल्लाह ने ऑनरेबली एक्सोनरेट किया नवाज शरीफ को। अब ये इमरान खान साहब इंसाफ से भाग रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, इनकी पार्टी के ऊपर। देखें, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में नहीं गए। मंसूर भाई, आपने, मैंने या हसन अयूब साहब ने तो नहीं इनको कहा था कि 9 मई का वाकया करें, 9 मई में आप अदारों के ऊपर हमला कर दें, कोर कमांडर जिना हाउस, हमारी शोधा की यादगारों पर हमला कर दे। ये आप और मैं इसके मास्टरमाइंड नहीं है। ठीक। हमने ये इमरान खान के भांजे को नहीं कहा था कि आप किसी जर्नैल की पतलून को हवा में और सूटी पर लटकाएं और उसका साइज नापते फिरें, हमने कहा था। तो ये अपनी सजाओं, अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हैं ना। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो कोई इनके ऊपर, हुकूमत ने केस नहीं बनाया। ये तो अपनी दौरे हुकूमत पे हमारे लोगों के ऊपर केसेस बनाते थे। किसी का ड्रग का केस बना दिया, किसी पर फलान चीज, एहसन इकबाल जैसे सारे लोगों पर इन्होंने केसेस डाले। हमने तो कोई ऐसा केस नहीं डाला। ये 9 मई का वाकया इंटरिम सेटअप के अंदर हुआ। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया जिना हाउस पे, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है मंसूर भाई। ठीक। तो ये अपनी चीजों का, अपनी कियों का खमियाजा भुगत रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। भी आप ना लड़ें, आप अपना नुकसान करेंगे। आप पार्लियामान और पार्लियामान की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उससे इस्तीफा देंगे तो कोई किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, आपका अपना नुकसान होगा। नहीं मैदर पंचोता साहब जी, नहीं मैदर पंचोता साहब, ये मुआवजा गलत बन रहा है जनाब। आप लोग हर एक से लड़ रहे हैं, सहाफ़ियों से भी लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन से भी लड़ रहे हैं, असेंबलियों का बाइकआउट भी कर रहे हैं, इलेक्शंस का बाइकआउट भी कर रहे हैं, अपने आप को महदूद करते जा रहे हैं। आपकी स्पेस जो है मजीद महदूद होती जा रही है, आबिद शेर अली साहब फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया जी। देखें, जहां मुआवजे की बात हुई और तशद्दुद की बात हुई, 9 मई के मामले की बात हुई, 3-4 बातें हुई। बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे खुद यहाँ कोई इंडिपेंडेंट बंदा आकर बता दे, चले मैं पीटीआई से तल्लुक़ रखता हूँ, कोई इंडिपेंडेंट तजियाकार आकर बता दे कि पाकिस्तान के अंदर क्या आईन पाकिस्तान जो है उसका तकद्दस जो है वो बहाल है या पामाल किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, हमारे जजेस ठीक तरीके से क्या लोगों को इंसाफ दे पा रहे हैं, क्या 26वीं तरमीम ठीक है, क्या पीके एक्ट जो लाया गया वो लोगों की आवाज़ दबाने के लिए नहीं है, क्या मखसूस नशिस्तें छीन के किसी और जमात को नहीं दी हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के बुनियादी हकूक हैं उनको हासिल हैं। चोता साहब, आपसे एक गिला इस बात का भी है, ये जो भी वाकया हुआ, कल का जो एक वाकया हुआ, उसके अंदर आपके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि कोई सहाफ़ी जो आपसे इख्तलाफ करे या आपसे इख्तलाफी सवाल करे, आप उसको या तो मुख्तलिफ अलक़ाबात दे देते हैं या उसको गालम गलोच से ट्रीट करते हैं या उसको मारना शुरू कर देते हैं। सर, सारी चीज़ें आपके हक में तो नहीं हो सकती ना, कुछ चीज़ें आपके खिलाफ भी तो जाएंगी। मंसूर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपके सामने सवाल रख देता हूँ। क्या कभी आपने इमरान खान साहब को ये कहा कि वो यजीद है? क्या असद कैसर की पोस्ट के ऊपर आपने लिखा कि जो ये सारे के सारे जो हैं वहाँ की अवाम गैरतमंद है और ये सारे बेगैरत हैं? क्या आपने इमरान खान को कभी फितना कहा? क्या आपने कहा कि बुशरा बीबी बेगौड़ी? ये तमाम के तमाम अलकाबात जो कि साफ़ी का रूप धार के साफ़ी कार्ड लेकर तैयब साहब जो हैं उनके अकाउंट के ऊपर मौजूद हैं, और मैंने तमाम स्क्रीन शॉट लेकर ये सामने रखे हुए हैं। ये मेरे साथ सारे उस स्क्रीन शॉट मौजूद हैं, ये आप चलाइए अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, वहां भी आप चलाइए। नहीं, मैं तो नजर आएगा नहीं साहब, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये लैंग्वेज वैसे ही ना यूज करें। सर, मैं तो कभी भी किसी सियासी रहनुमा के बारे में इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता, कोई भी हो। बहुत शुक्रिया। तो कोई भी इंडिपेंडेंट साफी, तजिया निगार, एंकर पर्सन कभी भी इस तरह की ना लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करेगा जो एक एजेंडे के ऊपर होगा। ये भाई साहब, भाई तो कहने के काबिल नहीं है, ये एजेंडे के ऊपर आए
और इन्होंने 3-4 दिन उन्हीं दिनों के अंदर ही अंडा मारा गया, और जिस दिन अंडा मारा गया उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि जनाब ये सारा इन्होंने प्लान किया हुआ था और ये सारा कुछ इन्होंने ये दहशतगर्दी की है, फलां की है, इनके शाफात हुए हैं, यूथियाई हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और जब ये हमला वहां पर हुआ अंडो मारा, उस वक्त भी जनाब मसूफ जो हैं वो अलीमा खान से यही सवाल कर रहे थे कि आप मजम्मत करती हैं। वैसे पंचोत्तर साहब एक आपसे सवाल करना चाहूंगा। आपने ये सारे अलकाबात अभी थोड़ी देर पहले जो बोले कि जी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। सर अगर कोई सहाफ़ी, कोई एंकर पर्सन अगर पटवारी का लफ्ज इस्तेमाल करे तो उसे भी सहाफ़ी नहीं मानना चाहिए फिर आपकी राय में? वो भी गलत है? देखिए मेरा सिर्फ ये मुतालबा है, अगर कोई सहाफ़ी किसी के बारे में जो है वो गलत लफ्ज इस्तेमाल करता है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। PUFJ जो है, आज मैं एहतजाज देख रहा था, मेरा उनसे मुतालबा है कि आज़ाद कमीशन बनाइए, क्योंकि मैं मुतालबा कर रहा हूँ ना जी, एक आज़ाद कमीशन बनाइए। मैं सारे सबूत लेकर आता हूँ, ये साहब भी लेकर आते हैं और साबित करते हैं कि क्या ये सहाफ़ती कार्ड लेकर लोगों को जो हिरासा करने के अंदर एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है या नहीं। और अगर ये साबित होता है, जो कि मेरे पास सबूत है, तो फिर इसे आप निकालिए वहां से। ये भुट्टो के लगा के पोस्टें हैं, उसके बेटे की लगा के पोस्टें, तारीफें करता है, और अगर आप किसी के खिलाफ भी हैं, आपको किसने हक दिया कि आप गाली गलौज करें? बुजुर्ग खातून हैं, उनको जाकर आप हिरासत कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दे दिए, जो आप जदादों की बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया जी कि FBR के अंदर आप जाएं, हमारा रिकॉर्ड चेक करें। ये कहां से आपने बात उठाई है जब कह रहे हैं कि हमारी जदादें जो हैं वो बनी हैं शौकत? ये बेसिकली शौकत खानम को भी जो है वो करना चाहते हैं डिस्प्यूटेड। चले मैं जवाब दे दिया, उसके बाद कहते हैं नहीं आपने पैसा खाया, नहीं आपने पैसा खाया। उन्होंने कहा हमने कोई पैसा नहीं खाया। ठीक है सर, आ गया पॉइंट आ गया। केस है, नईम साहब, क्यों केसेस हमारे ऊपर हैं तो आप करते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं आप जवाब दें, आप मैडम पैसा लेकर खा गई हैं, आप सोशल मीडिया की जमात हैं, आप हमें एक पाई का हिसाब दें, आप हमें रसीदें दें। भाई उन्होंने कहा कि कोई केस है तो करें, हम देंगे। नईम साहब किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती मैच घुसाएं, फिर आप उन्हें कहें कि आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है, तो ये तो कोई तरीका कार हसन अयूब साहब, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर। ये PTI का ये एतराज़ है कि हमें टारगेट किया जाता है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो कहते हैं इस तरह नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जाहिर बात है, यहाँ पे नेपाल के अंदर आप जानते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। मुआवजा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुन इसका। और आज मैं मुनस सलाई साहब की ट्वीट भी देख रहा था, उन्होंने कहा इस मुल्क के अशराफिया को सबक सीखना चाहिए जो कुछ नेपाल के अंदर हो रहा है। अच्छा, वैसे मुनस सलाई साहब खुद अशराफिया का हिस्सा हैं। उनके वालिद मोहतरम चौधरी परवेज़ अलाई साहब मुस्लिम लीग काफ की जब थी हुकूमत थी तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं। पहले नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी वो स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं, फिर इमरान खान साहब के दौर में स्पीकर पंजाब असम्बली, और फिर बाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं। तो उनके जो फैमिली है वो तो एक डीप रूटेड है, अशराफिया ही कहलाती है। बहरहाल उन्होंने ये बात क्यों की, शायद वो अपने लिए वेकअप कॉल समझ रहे हैं, आई डोंट नो। रहा सवाल नेपाल का और पाकिस्तान के का अगर आप मुवाजना करें तो खाली इतना बता दूं कि खाली पंजाब पुलिस जो है उसकी स्ट्रेंथ 2.5 लाख है या इससे ज़ायद है, और नेपाल की जो फ़ौज थी वो भी 90,000 यानी 1 लाख से कम थी। तो उसका और पाकिस्तान का क्या मुकाबला है जी? पाकिस्तान की जो है ना बाकी फोर्सेस तो आप छोड़ दें, पंजाब पुलिस का आपको मैंने बताया नंबर, और वो पंजाब पुलिस ही काफ़ी है अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो। अगली बात चलते हैं जी कि क्या तैयब बलोच साहब ने कुछ ऐसी बात कही उस मौके के ऊपर जब ये वाकया पेश आया? अगर उन्होंने ट्वीट्स माजी में किए हुए भी हैं जो कि नईम हैदर साहब फरमा रहे हैं तो मे बी ही इज़ राइट, मैंने उनकी टाइमलाइन चेक नहीं की, लेकिन उस मौके के ऊपर अगर उन्होंने कहा गाली क्यों दी है और इस तरह की बात कह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उनको गाली दी है। मैंने उस वीडियो को बार बार सुना है और मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ज़्यादती की है इन्होंने अपने साथ, तैयब बलोच के साथ नहीं। अब क्या है कि क्या उस वो वाकया तो आप कर गुजरे, तैयब बलोच तो आज मौजूद था वहाँ पर, तैयब बलोच तो आज भी डेला जेल गया और वहाँ पर जाकर उसने जो तोशाखाना 2 केस की कवरेज की। इससे पहले ये इन दिनों में को प्लांट नहीं किया गया था, वो साइफर केस भी उसने कवर किया था जी, और 190 मिलियन के मुकदमे कोई भी जो है वो कवर करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग को सुनने के लिए वो आता रहा है। आपको अगर दिखाई नहीं दिया तो फिर आपका कसूर है ना, आप चेक कर ले। वो नईम साहब डिसएग्री कर रहे हैं सर, देख ले उसके, अगर आपने ये ट्वीट्स देख लिए जी, वो डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं वो इस तरह माजी में कवरेज नहीं करते रहे सर, वो डिसएग्री कर रहे हैं सर। शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी साहबजादी
वो ये कह रही हैं कि मुझसे भी जब मैं बाहर निकलती थी तो तीखे तीखे सवाल करता था, कल हमारे साइफर प्रोग्राम में केस आई थी की प्रोसीडिंग के बाद जी। तो आई डोंट नो, हाँ आई डोंट नो कि नईम आज़ाद साहब क्यों डिस्प्यूट कर रहे हैं, ये आपस में पहले फैसला कर लें, या तो वो दुरुस्त फरमा रही हैं या नईम आज़ाद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। ठीक, तो मैं तो दोनों में से कोई एक तो गलत है जी। लेकिन सर हसन भाई सवाल ये है कि मुल्क की ऑपोजिशन जमात जो है वो अपने इंतखाबात का बायकॉट कर रही है, सहाफ़ियों से नाराज हो रही है, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रही, कौमी असम्बली का इजलास बायकॉट कर रही है, कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो इस सिस्टम को मानने से इनकार कर रही है। सर जी ये बात दुरुस्त फरमा रही है। इनको सबसे पहले मसला हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जो इनकी अपनी अपॉइंटमेंट थी, फिर इनको मसला हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइसा से, चलो वो भी रिटायर हो गए, उसके बाद इनको मसला हो गया, पहले जनरल बाजवा से था, फिर अब जनरल आसिम से मसला है, फिर कभी नदीम अंजुम साहब से मसला हो जाता है, इमरान खान साहब को मसला था जनरल फैसल नसीर से, अच्छा आप आगे चले जी, अब इनको मसला हो गया जी जुडिशरी से। कभी हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट दुनिया की सबसे बुरी हाई कोर्ट थी, फिर एक वक्त आया कि लाहौर हाई कोर्ट दुनिया की सबसे अच्छी हाई कोर्ट बन गई, फिर कभी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अच्छी हो जाती है, कभी पेशावर हाई कोर्ट बुरी हो जाती है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने वाले हो जाते हैं, कभी वही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के आगे जो है उनके पपेट कहलाते हैं। तो देखिए इनको जो खुद शूट कर रही होती है चीज़ वो दुरुस्त है, और जो इनके खिलाफ जो भी चीज़ हो वो उनको पसंद नहीं आती। कभी मीडिया जो है वो किसी जमात का जो है वो टाउट हो जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट ये कह देते हैं। देखिए इनको अपने दोस्त बनाने चाहिए, ना कि सियासी जमात है उसने अवाम में मकबूल होना है, हम ही लोग वोटर है ना जी, ठीक, हम लोगों ने भी वोट देना है। तो आप बीइंग ए जर्नलिस्ट भी जाके वोट कास्ट करते हैं, आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आप अपना अच्छा तासुर दें, ना कि आप गालियां देकर थप्पड़ मारकर आपने क्या पैगाम दिया है। और 9 मई तो आपने किया ना जी, अच्छा 9 मई से पहले मैं बताऊं आपने 25 मई किया था, 25 मई से पहले आपने पीटीवी पर हमला किया था, और उसी टाइम में आपने प्राइम मिनिस्टर के हाउस के ऊपर हमला किया था, और उससे पहले इमरान खान साहब थाने में जाकर सेक्रेटरीट में जाकर अपने कारकुनान को अपने हाथों से छुड़वा के लेकर आए थे थाने से। ये मैं बात बता रहा हूं, आप ओपोजिशन में भी हो तब भी आप कानून को हाथ में लेते हैं, आप हुकूमत में हो तब भी आपकी जो है वो आप मजलूम है, बाकी तमाम लोग जो है वो दुनिया गलत है, आप साफ है। आपने एक बेसिकली बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देना है, आप अदम बर्दाश्त को मत लेकर आए। आज आप कर रहे हैं, कल आप इसको कॉन्सिक्वेंस को फेस भी कर सकते हैं, जैसे 9 मई के बाद आपने किए थे। ठीक है आबिद शेर अली साहब, इस सारे मामले के अंदर सर बेहतर ना हो कि इस वक्त एक ये तासुर आ रहा है कि अब आपकी सेनेट के अंदर भी जो है हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है, कौमी असम्बली के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है, अब ये बात हो रही है मार्केट में कि अब आप लोग कोई 27वीं आईनी तरमीम लाने लगे हैं, और जो सेटअप इस वक्त जकड़ा हुआ है पूरी तरह इस निज़ाम को, उसके अंदर मजीद तोसी होने जा रही है और उसको मजीद जकड़ा जाएगा। ऑपोजिशन इससे जो है वो बड़ी नाला है सर, अब बेहतर नहीं है कि ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए इस मामले पे? आबिद साहब, पहले तो जो नईम बंसोता साहब ने गालियों वाली अभी अपने लीडरशिप के बारे में गुफ्तगू की, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इन्होंने अलीमा खान के बारे में जो कहा, अभी इमरान खान के बारे में जो कहा, बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की, किसी ने सुना नहीं सुना, किसी ने कहा नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कह दिया, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। नंबर 2, मेरे मोहतरम भाई ने बड़ी हमें लंबी दास्तान सुनाई है, सेनेट में भी हमारे साथ नुकसान किया, हमारे साथ धोखा हुआ माजी में, कौमी असम्बली का इलेक्शन हमारा चोरी हुआ, 3-4 जजेस के साथ आपने मिलकर प्लान किया, आपको पनामा पे लेकर आए, इकामा से निकाल दिया, ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ इसके रिकॉर्ड का हिस्सा है, मुझे इन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके हक में जो बात कर दें वो बहुत पारसा है। क्या टीवी पे बैठकर जो नवाज शरीफ साहब के बारे में गुफ्तगू की गई, चंद एंकर्स जो इनके पे रोल पे थे, आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल की गई? क्या मोहतरमा कलसूम नवाज की वफात पर इन्होंने जो जग हंसाई की और इमरान खान ने उनकी तस्वीर न्यूयॉर्क में चलाई, जो उनकी वो उदास बैठी तस्वीर थी, तो फिर जो आप करते हैं अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको दिखाता है, दुनिया में भी रुसवा करता है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो लीमा खान साहिबा के साथ हुआ, जो अंडा पड़ा, लेकिन माजी में यही लोग नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मदरसे के अंदर इन्होंने जूता फेंकवाया,
ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर इन्होंने स्याही फेंकाई, फिर एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने कहा नहीं, जी लेकिन ठीक आबिद हुआ। साहब वो इन्होंने तो नहीं किया ना सर, वो तो एक और सियासी जमात ने किया था, पीटीआई ने तो नहीं किया। लेकिन उसको प्रमोट किया, इन्होंने उसको कहा जी ठीक हुआ। इन्होंने हमें कहा कि जी खुदा न खास्ता हम दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कहने का मकसद है मंसूर भाई, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपको हर चीज बड़ी स्मूथ लगती है। क्या सहाफियों को गोली नहीं लगी? क्या इस्लामाबाद में इन्होंने सहाफियों के घरों में घसीटा नहीं? बार मोहसिन बेग साहब के साथ जो इन्होंने ड्रामा रचाया, वो मोहसिन बेग साहब का वाकया भूलने वाला है? अबसार आलम को गोली लगती है और सहाफियों को, फिर चैनल वालों को बताया जाता था कि इस सहाफी को टीवी चैनल पे रखना है, इसको बाहर निकालना, नौकरियां तकसीम होती थी और एक स्क्रिप्ट आता था कि ये आपने नवाज शरीफ और पीएमएलएन के खिलाफ बोलना है। तो ये उस वक्त पंसोता साहब, आप मेरा ख्याल शायद आप मुस्लिम नून में होंगे तो इसलिए शायद आपको पता नहीं है, बहरहाल एनीवे मैं इस डिटेल में नहीं जाता। तो जो बात नहीं, लेकिन आबिद साहब आप मजम्मत भी कर रहे हैं अलीमा खान साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, और साथ ही साथ उन लड़कियों के बारे में पता ही नहीं है वो किधर गई, वो कौन थी, किसने भेजी थी, उनके बारे में कोई कानूनी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। तो आप अगर मजम्मत कर रहे हैं तो फिर आपकी हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। भी करता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि उनको कानून के लाया जाए सामने। सर आपने लाना ना आबिद साहब, आपकी हुकूमत ने लाना है सर। देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं मंसूर भाई। मेरे वालिद ने पॉलिटिकली 13.5 साल जेल में काटी। उन्होंने अयूब खान के मार्शल लॉ से लेकर जनरल मुशर्रफ के दौर तक उन्होंने 13.5 साल उनकी पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट है। मेरे भाई, मैंने अपनी बीवी का जनाजा अटेंड नहीं किया, क्या क्या नहीं हमने किया। हमने बहुत सारा अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन हमने उफ तक नहीं किया। हमने तो कोई रोना नहीं रोना, हमने कुर्बानियां दी, जमात के साथ कमिटेड रहे, खड़े रहे। तो ये वक्त आ जाते हैं तो, लेकिन जो चीज गलत है उसको मैं गलत कहूंगा। नहीं बट ठीक है, आपने कह दिया। माजी में मरियम नवाज शरीफ साहबा का दरवाजा तोड़कर कराची में उनके कमरे के अंदर इन्होंने घुसकर बदतमीजी और बदअखलाकी करने की कोशिश की, ठीक, और इन्होंने कहा ठीक हुआ, इमरान खान ने उसको सेकंड किया, जी ठीक हुआ। लेकिन हमारे कायद ने ये हमें कभी भी नहीं सिखाया कि आप बद तहजीबी के कल्चर को प्रमोट करें। ठीक, मैं कंडेम करता हूं, और जिन ख्वातीन ने किया उनको पब्लिक होना चाहिए, जो भी है इनको पता चल जाए कि वो कौन है। हम इस चीज के तशद्दुद के, पॉलिटिक्स के में हामी नहीं। आप तनकीद करें, लेकिन जो गरीदा फरूकी साहबा के साथ किया गया, जो एंकर से उनके साथ वहां पर सानिया मिर्जा, मैं ये वाकया सानिया मिर्जा नहीं, वो टेनिस प्लेयर है सर, सना मिर्जा। सना मिर्जा, चले सॉरी मैंने सना मिर्जा मैंने कहा सर, सना मिर्जा का। जी जी, हमारी बहन है। क्या वो भूल गए कि इन्होंने किस गलीज जुबान में उनको घेर कर गालियां दी थी? तो ये किसी से ढकी छुपी नहीं है ये चीजें। लेकिन ये जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि कल आपको वो एंकर कह रहे जी कि वो कह रहे जी सीधे निकाले, आप उसको जमीन पर लटा कर मार रहे हैं। तो माजी में जब आप हमारे साथ करते थे, कितने एंकरों को हमने जमीन पर लटा कर मारा। कितने एंकरों को सर एंकरा ना मारा करो, ताड़ी मेहरबानी। वो मैं अभी आपने मुजम्मत की ना, तो मैं अभी ये नहीं मैदर पंचोता साहब, आप भी मुजम्मत करें सर। मरियम नवाज साहिबा के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया, एहसन इकबाल साहब को गोली मारी गई, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, गरीदा फारूकी साहिबा के खिलाफ कैंपेन चली। आप भी मुजम्मत करें इन तमाम चीजों की सर। मंसूर भाई, इमरान खान साहब ने खुद जो है, जब नवाज शरीफ साहब को जूता पड़ा या किसी को के ऊपर स्याही फेंकी गई, सवाल किया गया, तो उन्होंने मजम्मत की। और हम पूरी जमात ऐसी किसी भी हरकत की मजम्मत हमेशा करते हैं और हम इसको नहीं सराहते। हमारा तो मौकफ यही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जनाब उस जगह के ऊपर, फलानी जगह के ऊपर ये हो गया, और बड़े आप सहाफत के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं आज़ादी राय की, तो मुझे जरा बताइए कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं, जिन्होंने उनको शहीद किया था, वो किधर हैं? वो जो कमीशन उसके ऊपर बनना था और सारी कार्रवाई होनी थी, वो कहाँ है? क्या उनको इंसाफ मिला? उनकी जो बीवी है, उनकी मुद्दत के अंदर मुझे दिखा दें, यहाँ पर हुकूमती रहनुमा बैठे हैं, FIR दर्ज की हो। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, क्या उसकी FIR दर्ज की गई? नहीं साहब, आप किससे कह रहे हैं ये? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आपका ये एतराज किससे है, ताकि मैं उनसे सवाल कर सकूँ। आप किससे एतराज कर रहे हैं? यहाँ दो जो बैठे हुए, हसन अयूब साहब बैठे हैं, अच्छा, और आबिद साथ जो
रहनुमा हैं वो बैठे हुए जी, हैं, आबिद शेर वो अली दोनों भी बताएं कि उन्होंने क्या मैं किया है। अगर इजाजत दें मंसूर साहब, पार्टी ये ने क्या बात किया करूं। है। हसन अयूब और साहब, फिर हसन अयूब साहब मंसूर जवाब साहब, दीजिए जी, जवाब मंसूर दीजिए। साहब, बाकी सहाफियों के लिए आपने अच्छा, हसन साहब आवाज क्यों नहीं बुलंद पहली किया आपने? बात तो जी यार देखिए, अब नईम हैदर को मालूम नहीं है, अरशद शरीफ जो हैं वो मेरे बड़े भाई थे, मेरा बहुत ताल्लुक था। मैं 2-2 ढाई बजे तक उनके घर बैठा कई दफ़ा रहा, सारा दिन उनके साथ गुजरता था मेरा। और 2011 से उनकी शहादत तक का मेरा उनसे ताल्लुक रहा है और बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। बहुत ज़्यादा हमारा आपस में जो है वो राब्ता था। हर रोज़ बैठ कर तकरीबन मैंने तो ज़िंदगी में एक टाइम का खाना तो हमेशा अरशद चीफ के साथ खाया है, चाहे वो दिन का है या रात का है। और हमेशा अरशद चीफ ने नहीं खिलाया, दस्तरखान का इतना खुला था, वैसा मैंने आज तक कोई दूसरा बंदा देखा नहीं है जो दिल का इतना बड़ा हो। अरशद शरीफ की बॉडी जब एयरपोर्ट पर आई थी तो मैं उस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद था, नईम हैदर पंचोता को शायद इल्म नहीं है। अरशद शरीफ जब उनके ऊपर ये FIRs हुई थी तो उनकी हिफाजती जुबानत जब अप्लाई की थी उसका एप्लीकेंट मैं था, नईम हैदर पंचोता, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक, तो बात यह है कि बिल्कुल उनका नजरिया अपना था, मेरा नजरिया अपना था, मेरा उनसे जाती ताल्लुक बहुत ज्यादा था। अच्छा, ये जो आपने बात की पहले स्टार्ट तो की आपने अरशद शरीफ से, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कई लोग मतलब ना अरशद शरीफ को हर बंदा कैश कराने की कोशिश करता है। मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह ताला बर्बाद करे उस शख्स को, दुनिया में निशाने इबरत बनाए जिसने अरशद शरीफ को नाहक कत्ल किया है, शहीद किया है, ठीक है। और मैं कहूंगा अगर साजिश में कोई मुलव्वस है तो अल्लाह ताला उसको भी दुनिया के सामने लेकर आए और रुस्वा करके दिखाए, मैं अपनी आंखों से देखूं उस चीज को। तो बड़ी तकलीफ होती है, ये लोग तो टेलीविजन पर बैठकर बात कर जाते हैं, लेकिन जिनका जाता है भाई, मुझे अरशद शरीफ जितना करीब कोई भी नहीं है इनमें से, बड़ी क्लियर बताऊं आपको बात। लेकिन आपने जिसकी बात की है तो मेरे जख्म को खुरेज दिया आपने। ऐसे ना नहीं करते बातें, कई बातों में ना हमारे जो साफियों में भी आपस में ताल्लुकात भाईचारा होता है, में भी हम ऑन स्क्रीन हमारी पोजीशन जो भी हो, लेकिन हमारे जाती ताल्लुकात होते हैं। भाई मैं तो अब उसकी औलाद के लिए दुआ गो हूं। ये एक मिनट हसन साहब, उसकी औलाद को हसन साहब एक मिनट, नईम साहब कुछ बोल रहे हैं, आपको बताइए नईम साहब। मेरी गुजारिश ये है, हसन अयूब साहब बड़ा गुस्सा कर गए हैं। अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो उनकी FIR उनकी अली की तरफ से दर्ज होनी थी, वो FIR नहीं दर्ज हुई। कितनी आवाजें उठाएंगी, कितनी पटिशंस की गई, कितना कोर्ट से रजू किया गया, कितने ट्वीट्स किए गए। अगर अडयाला जेल में एक नाहक कैद है, उनके हवाले से अगर हर रोज एक ट्वीट आ सकता है तो काइंडली बता दीजिए कि कितने हर रोज ट्वीट्स आते हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से। मेरा कोई दोस्त होगा तो मैं यकीनन उसके हवाले से हर रोज बात करूंगा, आवाज उठाऊंगा, और हुकूमती लोगों से अगर मेरी अच्छी दुआ सलाम भी होगी तो मैं उनको भी हर जगह पर जाकर असिस्ट करूंगा। इसका जवाब तो पंचोता साहब, इसका जवाब तो हुकूमत को देना चाहिए सर। बाकी साफी भी जवाब बोले आप पहले, हसन साहब पहले आप बोल रहे हैं, पहले हसन साहब बोल रहे हैं जी। नहीं मैदर, ये टेलीविजन पर बैठकर ना ये बात, ये ऐसा वाकया नहीं है अरशद शरीफ के ऊपर जो क्या किया। वो पहली बात तो ये है कि मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, और DG ह्यूमन राइट्स सेल जो थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, वो जानते हैं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ये सो मोटो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मिन्नतें की हैं, पैगाम भिजवाए हैं कि अल्लाह का नाम है ये सो मोटो तो लें, आगे मामला तो हो तहकीकात का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया था उसमें मेरा भी हिस्सा था। वो DG ह्यूमन राइट्स सेल जो है, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, मैंने तो ये किया, ये मेरा फर्ज था, ये किसी ने नहीं किया, टेलीविजन पर करने वाली बातें नहीं थी। तो अरशद शरीफ के लिए तो मैं जो कुछ कर सका, और मैं नमाज के साथ उसके लिए दुआ भी करता हूँ। हाँ, आप मीडिया वाले कैश कराते हैं अरशद शरीफ को। प्रॉब्लम इज दिस कि आप उस शख्स को कैश कराते हैं, वो दुनिया में नहीं रहा, कैश कराते हैं, जो उसकी शहादत के बाद भी आपने अपने पोस्टर लगा दिए थे सियासी तकरीब के। मत नहीं करते ऐसे नहीं करते होते। वो तमाम साफी जिंदा सलामत मौजूद हैं। अच्छा, अब सुन लो उनके हक में आवाज बुलंद कीजिए। आपके तो दो साफी हैं ना आबिद साहब, लेकिन आबिद साहब मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है जो गिले शिकवे नईम हैदर पंचोता साहब के थे ना, ये एक्चुअली हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को इन चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। ये जितनी तलखियां होंगी, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन होगी, इसका नुकसान हुकूमत को होगा। आबिद साहब देखिए, मैं पंचोता साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, अब पॉलिटिशियंस हैं ना, पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिकली गुफ्तगू करें ना जी। आप
आप अपनी आम सिपा सलार को, जो आपका आर्म फोर्सेस का सिपा सलार है, बहादुर है, आप उसकी तस्वीरें लगाकर पोस्टर कर रहे हैं, आप उसको गालियां दे रहे हैं, आप उनकी तजलील कर रहे हैं। आपका क्या ताल्लुक है? आप कौन होते हैं ये काम करने वाले? तो आप जिनको फिर छेड़ेंगे तो फिर रोते क्यों आप फिर जुर्रत के साथ बात करें उनके साथ, फिर होते भी आप आप पॉलिटिकली बात करें, आप हमारे साथ बात करें, आप अदारों को क्यों बीच में घसीटते? ठीक। आपने जो जनरल आसिम मुनीर साहब, जो पाकिस्तान के सिपा सलार हैं, जिन्होंने भारत को नाको चने चबाए, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आपने कैसे सोच लिया आप उस सिपा सलार, आपके लिए बाजवा साहब ठीक थे, आपके लिए फैज हमीद साहब ठीक थे, जिन्होंने पार्लियामान का मैंडेट चोरी किया, हम जैसों को हरवाया। पहले फैसल वाडा साहब ने टीवी पे कहा जी कि हमने 35-40 लोगों को रेड मार्क किया हुआ था जिनको हराना था। आप कौन होते हैं अवाम के वोट चोरी करने वाले? आपने पहले चोरी की, आपने डाका मारा, आप टीवी पे रोते हैं यार बैठ के। किस किस्म के लोग हैं आप पहले सीनाजोरी करते हैं, फिर आप तरले भी करते हैं, रोते भी हैं, कहते जी हाय हाय लुटे गए। किस चीज से लुटे गए तुम? आप में अगर हिम्मत है पंसोता साहब, फिर बात करें, फिर बर्दाश्त करें। हमने जनरल मुशर्रफ के साथ पंगा किया, मेरे वाले ने 3.5 साल अटक किले में काटे। आप वहां पे एक दिन रहे तो मर जाते आप। नहीं, जिंदा कब्र थी जो 32 फीट ऊंची थी और 6 फुट चौड़ी थी और 0 का बल्ब था, और मेरे बाप को एक बोतल देते थे, किसी में आपने बाथरूम करना है, किया उन्होंने, लेकिन झुके नहीं। फिर जब आप लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो ललकारते भी हैं, फिर रोते नहीं है, गिला नहीं करते। फिर आप ठीक। आपके लिए जनरल बाजवा ठीक था उस वक्त, आपके लिए जनरल फैज हमीद था, बकौल इमरान खान के वो पार्लियामेंट वो चलाता था, लोगों को एमएनए एमपीएल को वो खरीदता था, वो सेनेट के इलेक्शन वो मैनेज करता था, वो सारा ठीक है आपके लिए। सही। आपके लिए उस वक्त जमहूरियत कोई चीज नहीं है, आपके लिए डिक्टेटरशिप उस वक्त हलाल थी, सारा सिस्टम हलाल था। अब आप कहते हैं हराम हो गए, अब आप कहते हैं कि जी ये गलत हो गया। भाई फिर नहीं गलत काम करने थे, नहीं आपने मैंडेट पे डाका मारना था आरटीएस। नहीं आबिद साहब, वो आबिद साहब वो कह रहे हैं कि अब हम बदल गए हैं सर। आबिद साहब वो कह रहे हैं बदल गए हैं सर, वो कह रहे हैं बदल गए, अब हम जमहूरी हो गए, अब जमहूरी पर माफी मांगे, कौन से माफी मांगे? इमरान खान कहे कि मैंने 9 मई का वाकया गलत किया, माफी मांगे, फिर कौन से माफी मांगे? ठीक है, रोते क्यों है फिर? ठीक। ये इन्होंने कहे कि जी हमने 3.5 साल लोगों पर जुल्म किया, आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, माफी मांगे। ये माफी मांगे इस चीज पर कि इन्होंने पार्लियामान को फैज हमीद के हवाले कर दिया। ये माफी मांगे कि इन्होंने जनरल बाजवा के जरिए पार्लियामान को यरमगान बनाया, इलेक्शन मैनेज किया। ये माफी मांगे हर अपने किए गुनाहों पे, फिर मुझसे बात करें। ठीक। ये इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक। इन्होंने अपनी किए की सजा भुगती और ये इंशाल्लाह भुगते रहेंगे। अच्छा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हामी नहीं है, लेकिन जो गंद इन्होंने मंसूर साहब डाला, नवाज शरीफ इनको समझाता रहा, शहबाज शरीफ इनको कहा था जी आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए, इन्होंने कहा जी हम चोरों से बात नहीं करते। फिर आप जब ये काम नहीं करते रोते क्यों हैं? रोते क्यों? ठीक है नईम साहब, आप बर्दाश्त करें, फिर आप में बर्दाश्त भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, आप सारा कुछ छोड़ के आप कोई काम धंधा कर लें, वो आपके लिए बेहतर हो। देखिए आबिद शेरही साहब ने बात की है कि जो है वो रो रहे हैं, हम नहीं रहे, हम तो 2-2.5 साल से तमाम फसाइयत का सामना कर रहे हैं। हमारा लीडर आज भी डट के खड़ा है, और अगर जेल से एक ट्वीट भेजता है तो उस ट्वीट की आपको बर्दाश्त नहीं होती और आप समाते मुलतवी कर देते हैं। ठीक। हमारे लीडर ने नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मैं बीमारी का बहाना बनाकर इस्लाम देकर मुल्क से बाहर भागना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त में कौम को छोड़कर और बाहर लंदन की सैरें करना चाहता हूँ और वहां जाकर पिज़्ज़े हमारे लीडर ने नहीं खाए। वहां मैकडोनल्ड्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शॉपिंग करते हुए आपने इमरान खान को नहीं देखा। इमरान खान को बार बार ऑफर की गई कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। इमरान खान आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा था और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी खड़ा रहेगा। वो आपकी तरह नहीं है, वो आपके लीडर की तरह नहीं है। ये सारी जमात फ्लैट के ऊपर बैठी, बाहर चले गए, लीडर आपका बाहर चला गया, तमाम लोग बाहर चले गए, फिर डील के तरीके उसने एनआरओ नहीं मांगा। आपने चौथी दफा एनआरओ दिया है, चौथी दफा आपको वजीर आजम बनाया गया है। सुन लीजिए ना बात मेरी, चौथी दफा आपको वजीर आजम बनाया गया है। हमारा लीडर आज भी डट के खड़ा है। हमारे लीडर ने कभी ये नहीं कहा
कि मुझे मच्छर काट रहा है तो मैंने जेल के अंदर नहीं रहना। जरदारी के बयान उठा के देख लीजिए, जरदारी ने ये कहा कि आपका लीडर को तो मच्छर काटता था, उसने कौन सी जेल काटी है, उसने कौन सी कौम के लिए कुर्बानी दी है। जब पैसा लूटा हुआ होता है तो फिर कुर्बानी भी दी जाती है, जब लोगों का माल मंत्र बनाया होता है तो फिर फेस किया जाता है। आपने करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग, एवनफील्ड अपार्टमेंट, तोशाखाना से गाड़ियों से लेकर टीटी स्कैंडल, मकसूद चपरासी के गांव से लेकर आपने मुल्क का खजाना खाली कर दिया। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत के दावेदार हैं। आप कैसे दफा लाया गया, डील के जरिए लाया गया, कैसे इन्होंने पहली दफा कैसे लाया गया था, कैसे उसको आबिद साहब की बात सुने जी। ने उसे लॉन्च किया था, कैसे वो इक़्तिदार के अंदर आके बैठे थे और फिर उसी डील के जरिए जो मरियम नवाज कहती थी कि हमें वो सारे रास्ते आते हैं, मरियम नवाज ने शराफत के अपना उनको कैसे बढ़ा दिया गया, लोगों के डाका डाल के। और आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत के लंबरदार हैं। जो इलेक्शन के अंदर आपने किया, हर दफा किया, हर दफा आपने मैंडेट लूटा। इस दफा भी 17 सीटों से हुकूमत बना के दे दी गई। और आप कहती मेरे बाप दादा ने पैसे दिए इमरान जो बाजवा के हवाले से, जो फैज के हवाले से, वो आर्मी चीफ और एक डीजीआईएसआई था। उस वक्त आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई आपको बुरा लगता था क्योंकि आप जो है वो कहते थे कि आप इक़्तिदार के अंदर नहीं है। उस वक्त भी अवाम की वोट से इमरान खान आया था, आज भी इमरान खान को अवाम ने वोट दिया है। ख्वाजा आसिफ को अगर अवाम के वोट से इमरान खान ना आया होता, ठीक है जी, ये आप हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाइए, हम तो फेस कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने एक सीट दी इमरान खान को भीख में, जनरल पाशा ने सुनने का हौसला करे ना, फैसला जुगता मार लेते हो, आपने सुनना का हौसला नहीं रखते तुसी। फिर आपको आपने सुनना अपनी बारी से बोली जाए, अपनी बारी से बोली जाए। आबिद साहब अपनी बारी से बोली जाए। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਪਟ नहीं कीता। ਜਦੋਂ चोर ਨੂੰ बुलाओगे फिर तड़पे गांव तड़पदे क्यों, तड़पदे क्यों? बर्दाश्त करो ना, और बर्दाश्त करो, और हौसला करो। अपनी बारी अखाड़ा ना बनाओ, अखाड़ा ना बनाओ। लाइव टीवी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਨਾ, अपनी बारी से रोन। अच्छा चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, नईवेतर पंचोता साहब, हसन अयूब साहब। टाइम खत्म हो गया, आई विश ये डिस्कशन मजीद बढ़ सकती है लेकिन वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।